स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7:10 से हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। यूनिट वाइज आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट हैं, सभी यूनिट को एक क्रम से मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रकार के प्रश्न प्रीवियस से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में आपको बीपीएससी, टीआरई, साथ ही साथ स्टेट के लिए बैच मिल जाएगा। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, अर्थात उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केबीएस, एनबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ईमानदारी से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि लाइव स्टडी इलाहाबाद की तरफ से आप लोगों के लिए 50 से ज़्यादा टेस्ट पेपर लेकर के आया गया है, और ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल आपकी परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। इस टेस्ट पेपर को आप चाहेंगे तो डाउनलोड करके अपने पास रख के मोबाइल या लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं, या आप चाहेंगे तो इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे परीक्षा हाल में आपके प्रश्न पत्र होते हैं। तो इसकी जो फीस है वो केवल और केवल 300 रुपये है। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे ये टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और अगर आप अलग से टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो इसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये है। सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कैसे इस टेस्ट पेपर को प्राप्त करेंगे। तो 300 रुपीज़ आपको अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सबमिट करनी होगी, और इसका स्क्रीनशॉट जैसे ही आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट पेपर के माध्यम से एक बार अगर जो आप टेस्ट पेपर प्राप्त कर लेते हैं तो बार बार आपको अलग से इधर उधर से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। ये स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, एडम स्मिथ को सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ साहब जब गरीबी और आर्थिक विकास का अध्ययन कर रहे थे तो एडम स्मिथ ने ये बताया कि अगर किसी देश में मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल निर्धनता की स्थिति में है या दयनीय स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में वो समाज कभी भी सुखी और संपन्न नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पाएंगे
तो फिर समाज किस तरीके से सुखी और संपन्न होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है एडम स्मिथ साहब का, जिसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा कि निर्धनता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और आज के सेशन को थोड़ा सा ठहर के और आराम से दिमाग को कंसंट्रेट करके आज के सेशन को करिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग उसकी प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, है ना। तो क्लास को जब एक बार आप लाइव देखिए, बाद में रिवाइज भी कर लिया करिए, है ना, क्योंकि रिवीजन करने से बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होने लगती हैं। तो इस सेशन को एक दो बार जरूर देखिएगा जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लाइव के बाद आएगा क्लास। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई कि वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। तो अब अगर जो हम बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ है, 140 में आप भाग दीजिए 5 का, तो 140 में आप 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 8 पच्चे 40, मतलब 28%। ये कह रहा है कि अभी भी हमारे देश में 28% लोग ऐसे हैं जो निर्धन है। क्या ये बात सही है? बताइए, क्या ये बात सही है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि सर पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो 2020-21 के आंकड़े की बात करें तो उसमें भारत में जो लोग गरीब थे वो 27 करोड़ के आसपास थे, 27 करोड़ के आसपास थे। तो जब 27 करोड़ निर्धनता है तो जाहिर सी बात है कि हम ये बात कह सकते हैं कि भारत में हर 5वां व्यक्ति क्या है? निर्धन है। भारत में क्या है? हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। और विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। बात ये भी सही है, क्योंकि विश्व में अधिकांशतः देश ऐसे हैं जिसकी कुल जनसंख्या ही 27 करोड़ नहीं होगी, लेकिन भारत के पास 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी निर्धन है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चुनाव करिए। इसमें से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है, बताइए। असत्य कथन का चुनाव करिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपके कंसंट्रेशन को देख रहा है कि आप कितना कंसंट्रेट हो करके क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। जो लोग कंसंट्रेट हो के इस प्रश्न को पढ़ेंगे केवल और केवल वही लोग इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाएंगे, है ना। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारी कुल 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें से कुल 140 करोड़ की जो जनसंख्या है तो हर 5वां व्यक्ति लगभग निर्धन है। तो हमने ये देखा कि लगभग 28 करोड़ लोग ऐसे हैं, 28 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो निर्धन है। 28 करोड़ लोग क्या है? भारत में निर्धन है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कह रहा है कि देश का हर 50वां व्यक्ति निर्धन है। हर 50वां व्यक्ति नहीं सर, हर 5वां। देखो कितने सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हो, कितने सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। मैंने आपको एक बार कहा भी कि आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न में। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया कि हर 5वां व्यक्ति भारत में निर्धन है, और यहाँ पे क्या दे रहा है कि देश का हर 50वां है, 5वां नहीं है, ये 50वां है। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसको क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपको वाकई में सफलता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि धैर्य से सब प्रश्नों को पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट होकर के प्रश्नों को पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप सफल हो जाएंगे। एक, कंसंट्रेट रहिए प्रश्न पे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा, धैर्य से पूरे प्रश्न को पढ़िए। और तीसरा, मेहनत तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ये तो मूलभूत चीजें हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न गलत होते हैं, फिर आप घर आते हैं तो कहते हैं कि हम ये आसान सा प्रश्न हमसे गलत हो गया, है ना। तो इन्हीं गलतियों को हमें सुधारना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रोशनी जी, राजकुमार जी, दिव्या जी, आह्लाद जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रूपा जी, पिंकी जी, प्रीति सिंह जी, राम नरेश पाल जी, सभी लोग क्लास को, प्रीति सिंह जी, सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करिए, है ना। और अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि निर्धनतम परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य भूख और भूखमरी होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एक व्यक्ति निर्धन है तो निर्धन व्यक्ति की क्या, निर्धन व्यक्ति जो होता है वो क्यों निर्धन होता है? अब हम कहते हैं ना कि भारत में गरीबी का जो आकलन होता है वो किससे होता है? वो कैलोरी के आधार पे होता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि भारत में बताना है कि गरीबी कैसे मापी जाती है, तो देखिए, अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हैं, तो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। और अगर जो आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं तो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि निर्धनतम परिवारों में जीवन का शाश्वत सत्य भूख और भूखमरी है। क्यों? क्योंकि भैया लोग जब निर्धन होंगे तो 2 वक्त की रोटी भी वो नहीं कमा पाएंगे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निर्धनों को बुनियादी साक्षरता तथा कौशल आसानी से उपलब्ध होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है उसको अच्छी शिक्षा मिल जाती है और उसे अच्छा कौशल मिल जाता है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब निर्धन होगा तो भैया उसे क्या करना पड़ेगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त, कौशल प्राप्त करने के लिए उसे फीस देना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि जो निर्धन लोग होते हैं उनको साक्षरता और कौशल आसानी से उपलब्ध होते हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। अगला, समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ होता है। तो बात बिल्कुल ठीक है भैया, जब खाना पीना खाएंगे नहीं तो कुपोषण का तो शिकार होंगे ही होंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि पहला और तीसरा सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। थोड़ा आज के सेशन को कंसंट्रेट होकर के और दिमाग लगा करके करिएगा, क्योंकि ये आपके बौद्धिक स्तर को भी टेस्ट करेगा। आज का जो सेशन है ये आपके बौद्धिक क्षमता को भी टेस्ट करेगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि नीचे दिए गए वक्तव्यों पे विचार करिए और जिसमें पहले कथन और दूसरे कारण को कहा गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अब जब पेपर देने आप लोग बैठिएगा तो ये देखिएगा जरूर कि जब स्टेटमेंट दिया है और नीचे जो स्टेटमेंट दिया है उसके नीचे आपसे पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है कि सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है, बताइए। इसमें से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? 5 नंबर। तो देखिए, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा आराम से पढ़िए, आपको उत्तर पता चल जाएगा। देखिए कि निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, रैगनर नर साहब आपको याद आने चाहिए। क्या रैगनर नर साहब कहते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। नट साहब यही तो बात कहते हैं ना कि जब निर्धन आप रहेंगे तो आपके पास आय कम होगा, आय कम होगा तो आप निवेश कम करेंगे, निवेश आप कम करेंगे तो आपको लाभ कम होगा, और लाभ कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी आय कम ही रहेगी। तो एक व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। रैगनर नट साहब का स्टेटमेंट याद आना चाहिए कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है ना। ये बोलते हैं ना, तो ये बात तो आपकी ठीक है कि निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित होते हैं, बात सही है। आगे, क्योंकि निवेश क्षमता इनकी कम होती है। आगे कारण दिया जा रहा है कि निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से वंचित रह जाते हैं, बात ये भी ठीक है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है वो साक्षर कम होता है, साक्षर कम होता है तो उसके पास कौशल कम होता है, कौशल कम होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके निवेश का स्तर कम होगा, निवेश का स्तर कम होगा तो आय का स्तर कम होगा। तो ये भी बात सही है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रहा है और फिर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है।
दो स्टेटमेंट फिर दिया जा रहा है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए भाई बताइए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा का अवधारणा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है भारत की, 32 रुपये है। 32 रुपये इन्होंने सबसे पहले बताया था। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन पर बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वहन लागत का आकलन किया। तो एब्सोल्युटली ये भी बात ठीक है कि दादा भाई नौरोजी ने जेल कैद की निर्वहन लागत का सिद्धांत दिया। फिर दादा भाई नौरोजी ने अपवहन सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात की थी। तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि ए और दो दोनों सही हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि 7 नंबर है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। इसमें पूछा जा रहा है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। निर्धनता रेखा का निर्धारण 3 स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पहला ये है, दूसरा वाला स्टेटमेंट ये है और तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट ये है। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। आज के सेशन में बहुत खूबसूरत प्रश्न है ना, चूकिएगा नहीं, पूरे सेशन को अच्छे से करिएगा, बहुत मजा आएगा लास्ट तक। चलिए अब पढ़ते हैं इस प्रश्न को कि निर्धनता, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि का ध्यान दिया जाता है। तो एब्सोल्युटली ये बात तो आपकी 100% ठीक होगी सर। क्यों ठीक होगी? क्योंकि जब हम लोग निर्धनता रेखा का आकलन करते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप गरीब कब कहलाएंगे? आप गरीब तब कहलाएंगे जब आप शहर में रह करके 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा उपभोग कर रहे हैं और आप ग्रामीण एरिया में रह करके 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा का उपभोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तब आप गरीब कहे जाएंगे, जिसमें जाहिर सी बात है कि इसमें खाद्य आवश्यकता, आपके कपड़े, जूते, ईंधन, ये सारी चीजें आती है, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं भी आती है। एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पे आधारित है। वही तो मैंने आपको बताया कि 2100 कैलोरी आपके शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि लोगों की कैलोरी ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। चलिए सर विचार करके बताइए। ठीक है, चलिए विचार करके बताइए। आठ नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? गुड इवनिंग भूपेंद्र जी, गुड इवनिंग बबलू कुमार जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। रोज शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, है ना? तो क्लास रोज ज्वाइन कर लिया करिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि अगर आपको देखना है कि भारत में गरीब कौन है,
तो आप ये देखेंगे कि अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हैं तो ये माना जाता है कि शहरी एरिया में श्रम शक्ति का प्रयोग कम होता है। मतलब लोग जो श्रम होता है वो मतलब लोग उतने मजबूत, मतलब जितना ग्रामीण एरिया में लोग जितना कार्य करने की क्षमता लोगों की ग्रामीण एरिया में होती है उतनी शहरों में नहीं होती है। तो ये माना जाता है कि शहरी एरिया में केवल और केवल 2100 कैलोरी आप उपभोग कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आप गरीब नहीं होंगे। और ग्रामीण एरिया में ये कहा जाता है कि ग्रामीण एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास ब्रेकफास्ट और अन्य प्रकार की चीज़ें होती नहीं है, तो लोगों को आप 2400 कैलोरी दीजिए, ठीक है, 2400 कैलोरी, ठीक है, क्योंकि ये लोग श्रम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए। गलतियां हो रही हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में कम नहीं होती है सर, अधिक होती है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में आपको 2400 चाहिए और शहरी एरिया में 2100 कैलोरी चाहिए, तो ये बात गलत हो जाएगी। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च मौद्रिक राशि निर्धारित की गई है। तो बात ये वाली ठीक है कि शहरी क्षेत्र में जो है वो क्या है, कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि केवल और केवल दूसरा नंबर का सही है उत्तर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये अच्छा सा प्रश्न है जो वर्तमान समय में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज जरूर कर लिया करिए, और तब तक आप कॉल करिए जब तक आपकी समस्या दूर ना हो जाए। चूँकि आप लोगों की कॉल को मैं ही अटेंड करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपने कॉल किया या मैसेज किया तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज किया है, कोर्स परचेज किया है और किसी कारणवश आपका कोर्स नहीं चल रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कॉल या मैसेज कर लिया करिए, है ना। तब तक करिए जब तक आपका क्या होता है, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? हाँ, तो ये NSO करता है ना भाई, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अब आंकड़ा उपलब्ध कराने का कार्य नीति आयोग कर रहा है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि असुरक्षित समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, इस प्रश्न का उत्तर करिए। असुरक्षित समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, आपने अगर जो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा अच्छे से तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। अब असुरक्षित समूह को दो भागों में बांटते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप रिवाइज करते नहीं हैं, लेकिन पेपर में भर भर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। असुरक्षित समूह की अगर जो बात करें तो असुरक्षित समूह को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। असुरक्षित समूह को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक क्या होता है? एक आपका होता है सामाजिक समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह, और दूसरा जो होता है वो होता है आर्थिक समूह। दूसरा क्या होता है? आर्थिक समूह। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं। सामाजिक समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, जनजाति के लोग आते हैं। और आर्थिक समूह के अंतर्गत कौन आता है? ग्रामीण कृषक आते हैं या शहरी मजदूर आते हैं। इसमें कौन आएगा? इसमें ग्रामीण श्रमिक और शहरी मजदूर आते हैं। तो कापी पेन थोड़ा पास रख लीजिए, लिख लिया भी करिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिखना भी जरूरी है। तो ये क्या पूछ रहा है कि असुरक्षित समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो असुरक्षित समूह को दो भागों में डिवाइड करते हैं।
एक को कहा जाता है सामाजिक समूह और दूसरा को कहा जाता है आर्थिक समूह। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं और आर्थिक समूह के अंतर्गत ग्रामीण, श्रमिक और शहरी मजदूर आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अनुसूचित जाति, तो ये तो सामाजिक के अंतर्गत आ ही रहा है। ग्रामीण कृषक श्रमिक जो आर्थिक समूह के अंतर्गत आता है, और शहरी अनियमित मजदूर जो आर्थिक समूह के अंतर्गत भी आता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन असुरक्षित समूह के अंतर्गत आता है? तो ये तीनों आ रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्धनता आंकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निर्धनता आंकड़े के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 11 नंबर बताइए। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, मिस एक भी प्रश्न नहीं करना है ना। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है ना। क्योंकि अगर बिना त्याग के हासिल होने लगे तो सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे, है ना। तो जिंदगी आपसे क्या मांगती है? डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। इकोनॉमिक्स में आप मांग और पूर्ति पढ़ते हैं ना, तभी संतुलन बनेगा। मांग क्या है? मांग है सरकारी नौकरी की, तो पूर्ति क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, स्टेटस कम देखना है, स्टेटस कम लगाना है, घूमना कम है। जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर काम करना है। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नौकरी प्राप्त करना, पैसे कमाना। तो ज़िंदगी में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा समय देते हैं वहीं पे आप क्या हो जाते हैं कि सबसे महारथी बन के निकल करके आते हैं। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसे हवा में नहीं होता है कि भैया हम देखेंगे, पढ़ रहे हैं देखेंगे। और जब भी पढ़िए तो ये मत सोचिए कि पढ़ रहे हैं देखेंगे, पढ़ रहे हैं देखेंगे नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता चाहिए, है कि नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निर्धनता के आंकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, क्या आपकी बात सही है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़ करके अन्य असुरक्षित समूह वर्गों के परिवार के निर्धनता में कमी आई। अब आप लोग पढ़े होंगे, जब जनसंख्या पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि 1990 का जो दशक था उसे महाद्वीविभाजक दशक कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसे हुआ कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन जितनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उसके मुकाबले -0.3% की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। ऐसा नहीं था कि हमारी जनसंख्या कम हुई थी, लेकिन जितनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उसके मुकाबले -0.3% की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई थी। इसीलिए इसे जनसंख्या महाविभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और 1900 दशक की ये बात है। इस दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ करके असुरक्षित समूह में जितने भी आते हैं, जैसे अभी हम आपको बताया, एक सामाजिक होता है, एक आर्थिक होता है। सामाजिक के अंतर्गत कौन आते हैं? अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं। और आर्थिक के अंतर्गत कौन आता है? ग्रामीण कृषक आते हैं और शहरी मजदूर आते हैं। तो ये बात तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार करके आपको बताना है। निर्धनता के संदर्भ में विचार करिए। स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए विचार करके बताइए। आज के सेशन को थोड़ा कंसंट्रेट होके करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपने इकोनॉमिक्स को अगर जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आज बहुत मज़ा आएगा। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। एब्सोल्युटली 100% ठीक है भाई।
आप देखते हैं ना कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय अलग है, ठीक है। हम कहते हैं कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा। उसी तरीके से हम मुंबई की बात करते हैं, उसी तरीके से हम अन्य विकसित जो शहर हैं उसकी बात करते हैं कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम है। उसी तरीके से जब हम बिहार की बात करते हैं तो कहते हैं कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में निर्धनों का अनुपात अलग अलग देखने को मिलता है। विदाउट एनी कंफ्यूजन ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आगे आइए, आगे बढ़िए कि हाँ हाँ आगे बढ़िए। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, परंतु किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। नहीं भैया, ये बात गलत हो जाएगी कि राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है। नहीं भैया, बहुत ऐसे राज्य हैं जो जिसमें कमी है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हुए हैं। तो ये बात आपकी 100% ठीक हो जाएगी। जब आपने देखा कि जब नई हरित क्रांति आई 1966-67 वाली जो नई हरित क्रांति आई, तो नई हरित क्रांति के कारण भारत के मुख्य रूप से अगर जो बात करें तो पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पे कृषि का विकास हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुछ काज पश्चिम बंगाल में भी कह सकते हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पे जो हरित क्रांति का असर दिखा था वो पंजाब और हरियाणा में दिखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूखंड का आकार बहुत बड़ा है और साथ ही यहाँ के जो किसान हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़े समृद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कृषि में यांत्रिकरण लाते हैं और धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि कृषि के माध्यम से अपना विकास करते हैं। तो ये बात ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोलेंगे कि पहला और तीसरा दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन कितने डॉलर से कम जीवन निर्वहन करने पर मानी जाती है। अब बताइए कि विश्व बैंक क्या कहता है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार कब आप निर्धन कहे जाएंगे, कितने डॉलर अगर जो आप कमा रहे हैं, कितने डॉलर आपको कमाना चाहिए ताकि आप निर्धन न कहे जाएं। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर हाँ, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ये कहता है कि अगर आप एक दिन में 1.9 डॉलर से कम कमा रहे हैं, अर्थात भारत की अगर जो हम लोग बात करें तो 90 रुपए मान के चलिए कि अगर जो 1 डॉलर है, तो अगर 180 रुपए से आप कम कमा रहे हैं एक दिन में, तो आप क्या कहलाएंगे? निर्धन कहलाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन कितने डॉलर से कम है। तो अगर आप 1.9 डॉलर अर्थात लगभग 2 डॉलर से कम आप इनकम कर रहे हैं एक दिन में, तो कहा जाएगा कि आप निर्धन है। अर्थात भारत की बात करें तो हम कहेंगे कि 180 रुपये से कम आप कमा रहे हैं तो आप निर्धन है। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि शताब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया था। शताब्दी विकास लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए। शताब्दी विकास लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो शताब्दी विकास लक्ष्य जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि
जो ये शताब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि हम लोगों की जो इनकम है, जो आमदनी है, वो $1 से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि भारत में व्यापक निर्धनता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए और विचार करके बताइए। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए बताइए भाई, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर, चलिए पढ़ते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। अब औपनिवेशिक प्रशासन का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक प्रशासन का मतलब ये होता है कि आपके देश में कोई दूसरे देश के लोग आकर के शासन करें। जैसे जो ब्रिटिश थे वो दूसरे देश के थे और वो दूसरे देश के से आकर के आपके देश में शासन कर रहे थे, तो इसीलिए इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर देखने को मिला। क्या ये बात सही है? तो एब्सोल्युटली ये बात सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से कच्चे माल वो अपने देश में भिजवा दे। इसीलिए वो लोग क्या करते थे? इसीलिए वो लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, कपास की खेती करवाते थे, अफीम की खेती करवाते थे, तंबाकू की खेती करवाते थे, मसाले का उत्पादन करवाते थे, और इन सभी चीज़ों को वो लोग रेलवे के द्वारा अपने देश में भेजते थे कच्चे माल को, और वहाँ पे उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उससे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करके वो विश्व के अलग अलग देशों में भेजते थे, जिससे दिन दूना रात चौगुना कमाते थे। तो जब तक हमारे देश में अंग्रेज थे, तब तक उन्होंने भारत के विकास पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं लाभ के लिए काम किया। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास का तो निम्न स्तर होगा ही होगा। एब्सोल्युटली ये बात सही है। अगला कि 1980 के दशक तक विकास की धीमी दर रही। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1991 के बाद क्या आता है? नई औद्योगिक नीति आती है, और नई औद्योगिक नीति आती है तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलती है। लेकिन 1980 के पहले भारत की विकास की दर उतनी तेज नहीं थी, ये भी बात ठीक है। और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफल रहा भारत। तो ये भी बात सही है, ये तीनों बातें सही हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर जो हम लोग अभी तक जनसंख्या नियंत्रण पे असफल नहीं रहते, तो किस तरीके से हमारी जनसंख्या, अगर जो हम अभी तक असफल नहीं रहते तो हम विश्व में प्रथम स्थान कैसे चले जाते, है ना। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमि सुधार नीति पहल की असफलता निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ध्यान से समझिएगा। 1970 के बाद अलग अलग प्रकार के भूमि सुधार आए, जहाँ पे हम लोगों ने चकबंदी को पढ़ा, हमने हदबंदी को पढ़ा, सीमाबंदी को पढ़ा, जो भूमि का निजी स्वामित्व है वो निजी लोगों को सौंपना, ये भी सरकार का लक्ष्य था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार नीति पहल की असफलता क्यों हो गई? क्यों हम लोगों ने अभी तक आप देखिए कि जो भूमि विवाद है वो अक्सर देखने को मिलता है, भूमि विवाद से भी निजात नहीं भारत पा पाया है। क्यों ऐसा हुआ बताइए? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा कि राज्य सरकारों के द्वारा नीति पहल को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित न करना। ठीक है, राज्य सरकार ने जो नीतियां बनी, जैसे सीमाबंदी, इस समय वर्तमान समय में अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि भूमि सुधारों में कौन सी ऐसी चीज है जिसके इम्प्लीमेंटेशन में अर्थात क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा कमी पाई गई है, तो वो कौन सी है? वो भूमि की सीमाबंदी है। अक्सर आप देखते हैं कि भूमि पे क्या होता है कि दो गुट आपस में लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि का सीमांकन को लेकर के अभी भी स्थिति जो है वो बहुत ठीक नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके असत्य को पहचानिए। अभी देखिए, जिससे मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए नीचे जरूर पढ़िए कि ये सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, एक पहला है और ये एक दूसरा है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो एब्सोल्युटली ये बात तो 100% ठीक है कि जितना लोग गरीब होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है कि उतनी प्रकार की चीज़ें होती है कि भैया हम लोगों को दिखा दें कि हम बहुत बड़े अमीर हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा है लेकिन फिर भी अपने बच्चों की शादी करता है तो हजारों लोगों को खिला देता है ना। तो भारत की ये प्रमुख समस्या है कि यहाँ पे जो उपभोग क्षमता लोगों की है वो बहुत ज़्यादा है, उपभोग व्यय बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बचत कम है और जब बचत कम है तो जाहिर सी बात है कि निर्धन रह जाएंगे वो। तो अति निर्धन सहित राज्यों में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। एब्सोल्युटली बात ठीक है, शादी विवाह में देखिए कितना पैसा लोग खर्च कर देते हैं, तो ये बात सही है। अधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम भी है। रेगनर नर्स साहब यही तो बताते हैं ना कि भैया आप ज्यादा अगर जो ऋणग्रस्त अगर जो आप रहेंगे तो आपकी निवेश क्षमता कम हो जाएगी, निवेश क्षमता कम हो जाएगी तो फिर आप उत्पादन कम कर पाएंगे, उत्पादन कम कर पाएंगे तो बिक्री कम करेंगे, बिक्री कम करेंगे तो कम लाभ कमाएंगे, कम लाभ कमाएंगे तो आपकी आय वही रह जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि इसमें ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है, दोनों बातें सत्य है। अब देखिए प्रश्न को कितना अच्छे तरीके से ये पूछा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निर्धनता रोधी रणनीति निम्नलिखित में से किन कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे एक रणनीति के द्वारा मेरे द्वारा आपको सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं। पूरी थियरी जितने भी 10 से 12 यूनिट आपके पेपर में बनते हैं पूरी यूनिट पढ़ाई जा रही है। ईमानदारी से पढ़िए, इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है उसी क्रम से आपको पूरी थियरी पढ़ाई जा रही है। उसके बाद कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करें। सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर जो इतने सारे माध्यम से आप मुझे ठीक तरीके से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करेंगे, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे, सब कुछ आप तक कवर हो जाएगा और बहुत ही कम समय में कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है और अगर जो आपने पहले एडमिशन लिया है आपका कोर्स नहीं चल रहा है तो एक बार मुझे कॉल मैसेज करके अपने कोर्स को रिन्यू करवा लीजिए, उसके लिए आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है ना। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत की निर्धनता रोधी रणनीति निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। किस तरीके से भारत में निर्धनता को दूर किया जा सकता है, तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देके। जब देश में आर्थिक समृद्धि आएगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, जब मांग बढ़ेगा तो हमें उत्पादन अर्थात पूर्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा और जब उत्पादन अर्थात पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे श्रमिकों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, बिल्कुल ठीक है। सरकार क्या करे कि निर्धनता उन्मूलन के लिए आज़ादी से लेकर के अभी तक समय समय पे सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके, नहीं भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था डिजिटलीकरण हो जाएगी,
आप डिजिटल हो जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था से निर्धनता चली जाएगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि कौन सा सही है। आज के सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? भारत की आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए। बी बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए देखते हैं कि पिछले दशकों में भारत की आर्थिक समृद्धि दर में अधिक वृद्धि बनी हुई है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी क्या देखने को मिल रहा है, कभी इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, कभी कमी देखने को मिल रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लगातार पिछले दशकों से भारत की आर्थिक समृद्धि दर में अधिक वृद्धि हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थिक समृद्धि एवं निर्धनता उन्मूलन के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी सही है। अगर आपके देश में आर्थिक समृद्धि आएगी तो इसका मतलब क्या है कि देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ रहा है, और जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो उत्पादन के साधन भी तो लगेंगे, और उत्पादन के साधन क्या होते हैं? श्रम होते हैं। तो जिससे बहुत लोगों को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे कि केवल और केवल दूसरे नंबर का सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। प्रश्न बड़ा है, थोड़ा धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है ये, ठीक है, दूसरा है ये, तीसरा है ये, और चौथा है ये। चल बता दीजिए आप इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था भाई? तो ये कब आया था? 2005, सितंबर 2005 में पारित हुआ था। एब्सोल्युटली 100% ये बात आपकी सही है कि नरेगा की बात करें अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो ये कब पारित हुआ था? ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का वेतन युक्त अकुशल रोजगार प्रदान किया जाएगा। मतलब जो लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उनको भी 100 दिनों की पक्की रोजगार दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो अपनी आजीविका को चला सकें। बात ठीक है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो जो नरेगा, अब तो ये जी राम जी हो गया है, अब ये नरेगा जो है अब जी राम जी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछेगा नहीं, ये इकोनॉमिक्स का इतिहास हो चुका है और ये पेपर में प्रश्न हमेशा बनते रहेंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो बात ये भी ठीक है कि मतलब अगर जो 100 लोग लगने हैं तो उसमें से 1/3 क्या होंगी? महिलाएं होंगी, मतलब 33% के आसपास महिलाएं होंगी, ठीक है, ये भी बात सही है। और इस योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देश में 625 जिलों में किया जा रहा है, ठीक है। तो अब प्रश्न जो पूछा है उसके मुताबिक तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन अब जो है वो चीजें किसके हाथ में आ गई हैं? अब आ गई हैं नीति आयोग के पास, ठीक है। तो अगर जो प्रश्न की बात करें, जिस तरीके से प्रश्न पूछा है उसके अनुसार सही है, लेकिन अब ये प्रश्न अगर जो बनेगा तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये 3 देखने को मिल सकते हैं, ये चौथा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके बताइए। और रोज शाम को 7:10 से क्लास होती है। मैं रोज शाम को 7:10 पे लाइव आ जाता हूँ। सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है 1993 में। हाँ, दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन परेशान न होइए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? 1993 में होती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1995 में होती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1999। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आप लोग के पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? सन 2000 से होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे कि ए का 2, बी का सॉरी ए का बी नहीं, सी ना। एक सेकेंड ए में है ना, ए है, हाँ सॉरी ए है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता उन्मूलन के प्रमुख कारक हो सकते हैं? मतलब किससे निर्धनता को दूर किया जा सकता है? निर्धनता को दूर कैसे किया जा सकता है बताइए। निर्धनता को दूर कैसे किया जा सकता है? तो निर्धनता दूर करने का उपाय क्या है? चलिए पढ़िए। उच्च आर्थिक समृद्धि। जब उच्च आर्थिक समृद्धि आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि देश में मांग भी बढ़ रही है, वस्तु की मांग बढ़ रही है। तो मांग बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगा इसका मतलब कि उत्पादन बढ़ रहा है। और जब उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन करने के लिए श्रमिक चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में रोजगार की संख्या में भी वृद्धि होगी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार में भी वृद्धि आएगी, क्योंकि उत्पादन करने के लिए श्रमिक चाहिए ना। तो ये बात तो ठीक हो जाएगी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ये भी बात आपकी सही है भैया। जब निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आपको मिलेगी तो आपको अच्छा कौशल मिलेगा। अच्छा कौशल मिलेगा तो आप अच्छा उत्पादन करेंगे और उससे देश में मांग और पूर्ति बढ़ेगी। कृषि ऋण माफी की योजना। कृषि ऋण माफी योजना ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार अगर जो कृषि के ऋण को माफ कर देगी तो इससे गरीबी उन्मूलन होगा। बिल्कुल नहीं होगा सर। कैसे होगा? अगर हम कहें कि किसानों का ऋण माफ कर दीजिए तो इससे गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? अब आप कहेंगे कि गुरुजी किसानों को पैसा तो नहीं देना पड़ेगा तो उनका निवेश बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। हम ये नहीं कर सकते हैं कि सभी किसानों का ऋण माफ कर दें तो हमारे देश में आर्थिक समृद्धि आ जाएगी, ये गलत बात है। आगे, जनसंख्या वृद्धि में कमी। बिल्कुल ठीक है, जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी तो मांग व पूर्ति क्या होगा? संतुलित होगा। मांग व पूर्ति संतुलित होगा तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भी बात ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सशक्तिकरण। बिल्कुल ठीक है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं अगर उनको क्या किया जाए? सहायता किया जाए, उनके निवेश क्षमता को बढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उनके निवेश क्षमता को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? जब उनकी निवेश क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन करेंगे, उत्पादन करेंगे लाभ कमाएंगे, लाभ कमाएंगे आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे कमजोर वर्ग से अमीर वर्ग होने लगेंगे। तो कब पूछ रहा है कौन सा सही है? तो जितने लोग भी बी बोलेंगे कि पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा किसने दिया था? तो ये तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है, चलिए फिर भी कर है ना।
ठीक है, तो जितने लोग भी आपसे नंबर दादा भाई नौरोजी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये प्रश्न तो सबको पता होगा क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में ही ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। अगला कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी उपभोग को निर्धनता रेखा माना गया है। अच्छा सा प्रश्न है, इसको मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत में अगर जो निर्धनता की बात करें, अच्छा तेंदुलकर समिति जो 2005 में बनी थी, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं हमें कमेंट करके आप बताइए कि जो तेंदुलकर समिति बनी थी उसने क्या कहा था कि अगर आप निर्धन है तो कितने रुपए आपके पास होने चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग तेंदुलकर समिति के बारे में हमको थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है ना। तो निर्धनता रेखा की अगर जो बात करें तो आप क्या है कि आप अगर जो ग्रामीण एरिया में हैं तो आप जो उपभोग कर रहे हैं उससे आपको 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। और अगर जो आप शहरी क्षेत्र में हैं, अब आप अगर जो शहरी क्षेत्र में हैं तो जो आप उपभोग कर रहे हैं उससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन। तो अब बताइए कि ये क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया। खूबसूरत सा प्रश्न बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये 2011-12 के आंकड़ा के अनुसार पूछ रहा है, 2011-12, ठीक है ना। तो 2011-12 के अंतर्गत अगर आप शहर में हैं, ठीक है ना, अगर आप शहरी एरिया में हैं, ठीक है, अगर आप शहरी एरिया में हैं तो हाँ क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, अगर आप शहरी एरिया में हैं तो 1000 रुपये प्रति माह आपके पास होना चाहिए, 1000 रुपये प्रति माह, ठीक है। और आप ग्रामीण एरिया में अगर जो रह रहे हैं, ग्रामीण एरिया में आप रह रहे हैं तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए 816 रुपये प्रति माह, 816 रुपये, 816 रुपये, 816 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2011-12 में निर्धनता क्षेत्र में कितने रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है तो मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह, ठीक है, अर्थात जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। शहरी एरिया में पूछेगा तो कितना होगा, शहरी एरिया में 1000 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मनरेगा अधिनियम कब आया। अभी हम लोगों ने देखा कि सितंबर 2005 में मनरेगा अधिनियम आया था। अगला, कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता, सभी लोग लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। रोशनी जी, राम नरेश पाल जी, उमेश कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, देवेंद्र जी, रीता जी, दिव्या श्रीवास्तव जी, पिंकी जी, प्रीति सिंह जी, सोनू कुमारी जी, राम नारायण जी, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक की संख्या कम होती है। हाँ, क्लास आपकी है, आप नहीं करोगे तो करेगा कौन। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, है ना। जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उतना प्रयास आप करिए, निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, 2 दिन में नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए भी कई बार असफलताओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो असफल होते हुए भी युद्ध लड़ता रहता है और एक दिन आता है जब क्या होता है, वो भी सफल हो जाता है। तो जितने भी सफल लोग होते हैं वो लोग भी कई बार असफल हो चुके होते हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात होती है, हर सफल व्यक्तियों में एक कॉमन सी बात होती है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने मेहनत को कम नहीं करते हैं, वो अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने देते हैं। उन्हें जो करना है वो लगातार करते रहते हैं और एक दिन उन्हें सफलता मिल जाती है। बाकी तो सबकी ज़िंदगी में समस्या है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है।
न पढ़ने के हजारों एक्सक्यूज हो सकते हैं कि आज हम क्यों नहीं पढ़ रहे। ये हो सकता है कि आज बहुत बारिश हो रही है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत गर्मी है नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत ठंडी है नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारी भ्रांति दिमाग में आती है, लेकिन हजार कारण ऐसे हो सकते हैं न पढ़ने के। एक कारण अपनाइए पढ़ने का, निश्चित तौर पे कुछ समय में जिंदगी आपको एक अलग स्तर पे दिखाई देगी, है ना। तो अपने ऊपर काम करिए, बाकी सब ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है और आपकी जिंदगी केवल आप बेहतर कर सकते हैं, दुनिया में और कोई भी इंसान बेहतर नहीं कर सकता है। माता पिता एक समय तक आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके बाद आपका कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। अगर कोई कह भी रहा है कि हाँ हम हेल्प करेंगे या कर रहे हैं, तो वो बस आपको एक झूठी सांत्वना दे रहा है ना। बाकी अपनी जिंदगी है और इस जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़ना है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है भाई। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है। कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना सर, ये बोलिए आप। राजनीतिक स्थिरता पे कैसे भैया, राजनीतिक स्थिरता रहेगी या राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, तो इससे जनसंख्या पे क्या असर पड़ेगा। सरकार आपके देश में हो चाहे ना हो, ठीक है, सरकार बनी हो चाहे न बनी हो, तो इससे ऐसा थोड़ी है कि लोगों में प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी या लोग बच्चा पैदा करना कम कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सरकार कैसी भी हो, तो ये बात गलत हो जाएगी। जीवन की प्रत्याशा पे बिल्कुल ठीक है भैया कि जो लोग पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने लोग बच जा रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। उसके बाद साक्षरता दर एवं लोगों द्वारा प्राप्त कौशल के आधार पे, तो बात ये भी ठीक है। और अक्सर हम लोग यही तो कहते हैं ना कि हमारे देश में 15 से 60 वर्ष के लोग ज़्यादा होने चाहिए, ताकि ये लोग सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम हैं। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना कि दूसरा और तीसरा सही होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला 28 नंबर है, ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और पढ़ के उत्तर बताइए। 28 नंबर, और रोज क्लास शाम को 7:10 से होती है। सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। और जो लोग भी अभी तक जो लाइव स्टडी इलाहाबाद की तरफ से टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, आपने टेस्ट पेपर नहीं प्राप्त किया है तो जरूर प्राप्त कर लीजिए। ये टेस्ट पेपर आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों को उसमें इंक्लूड किया गया है। और ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किया गया है जिस तरीके से आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र होते हैं। और इस टेस्ट की शुल्क केवल और केवल 300 रुपये इसीलिए रखी गई है ताकि आप जितने लोग भी हमें पढ़ रहे हैं, जितने लोग भी आप लोग जितने लोग भी हमसे पढ़ रहे हैं या जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सभी लोग ये प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये लाइव स्टडी इलाहाबाद की तरफ से आपको एक ऐसा तोहफा है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इतने सारे प्रश्न, इतने वैरायटी के प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये है। और इसको प्राप्त करने के लिए सिंपल एक स्टेप आपको करना है कि 300 रुपीज़ जो आपकी फीस है उसे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे सबमिट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको आपके व्हाट्सएप पे ही पूरा टेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि उसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकलवा के बुकलेट बना लीजिएगा और बुकलेट बना के अपने पास रखिएगा और वहां से प्रश्न को प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन और कारण, क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि शिक्षा पर जीडीपी व्यय का प्रतिशत बढ़ाने से देश की साक्षरता दर में वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक है भैया,
शिक्षा पे जब आप पैसा खर्च करेंगे तो इससे आपके देश में अच्छे विद्यालय बनेंगे, अच्छे विद्यालय बनेंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे। तो जब बढ़िया विद्यालय होगा, बढ़िया शिक्षक होगा, तो साक्षरता दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। एब्सोल्युटली ये बात सही है। उसके बाद साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने एवं अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। एक 0 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ये क्या है? ये एक कानून है ना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या कहा गया? यही तो कहा गया ना कि जो 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो बात आपकी ये भी ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है, बट कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए, केवल और केवल रट्टा मारने से चीज़ें नहीं होंगी। आप मेरी 100 क्लास यूट्यूब पे पढ़ लीजिए और 250-60 क्लास एप्लीकेशन पे पढ़ लीजिए। कोई भी पेपर उठा लीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। अब अगर जो शब्द इधर उधर आप लोग ये चाहें कि जैसा सर जी बता रहे हैं बिल्कुल हूबहू वही मिल जाए तभी हम सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो चीज़ें तो वही आती हैं, वही गरीबी से प्रश्न आएगा, वही निर्धनता से प्रश्न आएगा, वही किंग साहब आएंगे, वही मार्शल साहब आएंगे, वही मांग आएगा, वही पूर्ति आएगा, वही बाजार आएगा। यही सारी चीज़ें तो होती हैं और क्या होती हैं। और इकोनॉमिक्स बहुत सेफ सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। जब करंट जो थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती है वो मैं करंट में करा देता हूँ, बाकी जितनी भी थियरियाँ हैं, अब मार्शल में क्या चेंज होगा, एडम स्मिथ क्या चेंज होंगे, ठीक है, पीगू क्या चेंज होंगे, सिटोवास्की क्या चेंज होंगे, ये लोग चेंज होंगे क्या? नहीं चेंज होंगे ना। रेगनर नर्स क्या चेंज होंगे? तो इस बात को समझिए थोड़ा सा। क्या उत्तर आ रहा? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। अब यही प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने तो इस प्रश्न को पढ़ा ही नहीं, और आपको वो प्रश्न ज़्यादा, जिस प्रश्न की प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं ना, वो आपको लगता है कि वो आपके सिलेबस का है, और जिस प्रश्न की प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं वो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बट आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है ना। जिस प्रश्न की प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं वो सामने आ जाता है तो आपको लगता है कि अरे भैया ये तो हमने पढ़ा, और जिस प्रश्न की प्रैक्टिस आपने किया ही नहीं है वो आ जाए तो आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, मेहनत करिए, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं, है ना। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देश में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अब कि इतने सारे महानुभाव हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, जो जितने भी सी कर रहे हैं ना, सबका दिमाग है नहीं इस क्लास में। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं या सी के अलावा, बी के अलावा जितने भी लोग बोल रहे हैं, किसी का भी दिमाग क्लास में है नहीं, इधर उधर घूम रहा है। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 0 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का कानून बनाया गया है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, 6 से 18 कह रहा है, 6 से 18 नहीं, 0 से 14, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर, आइए दूसरा नंबर, कक्षा में उपस्थिति को बढ़ावा देने और उसकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर में भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चों को मिड डे मील के तहत दोपहर में भोजन दिया जा रहा है ना, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही होगा। केवल और केवल क्या होगा? बी सही होगा, अर्थात केवल और केवल दूसरा सही होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए। अगेन यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, पहला और दूसरा, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करिए और विचार करके सही कथन का चयन करिए। चयन करके बताइए। देखिए, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़िए, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़िए कि स्वास्थ्य, हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने से लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। बिल्कुल ठीक है भाई, जब आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो मृत्यु दर में तो कमी ही आएगी। जब बढ़िया स्वास्थ्य आपको बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी तो इजी सी बात है कि मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो ये बात तो ठीक है। और शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से होती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो हाँ सर, बात तो ये भी ठीक है कि शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत हम लोग 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को देखते हैं। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है। तो कौन सा असत्य है? कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने लोग गलत किए, जितने भी गलत किए सब बादाम खाइए, बादाम खाइए थोड़ा सा, और थोड़ा मेडिटेशन करिए, है ना, थोड़ा मेडिटेशन करिए 10 मिनट का, क्योंकि दिमाग बहुत इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पे मैं आपको आज के सेशन में एक बार नहीं 4 बार बोल चुका हूँ कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो नीचे जरूर पढ़िए कि सत्य दिया है कि असत्य दिया है। अक्सर बहुत धुरंधर स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो भी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वो नीचे पढ़ते नहीं है, वो हवा में चले जाते हैं। और जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार पहलू सही है, दूसरों सही है, ऑप्शन नंबर सी करिए, इसमें हमको नंबर मिलने वाला है ना। जबकि नंबर नहीं इसमें मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा जीरो। इसमें क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो नहीं करना है। सो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेरोजगारी को परिभाषित करता है? आज गरीबी एवं बेरोजगारी से इतने प्रश्न आए हैं, इतने प्रश्न आए हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर गरीबी एवं बेरोजगारी कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, बेरोजगारी। अब इसको अभी पता है, इसको बहुत सारे लोग गलत करेंगे। पहले मैं आपके उत्तर को देखूंगा फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है, पहले आप सभी लोग के ऑप्शन को मैं देखूंगा और फिर जाके उत्तर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलत करेंगे, है ना, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। चलिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है। ए वाले कितने हैं? ए वाले कितने हैं? ए वाले कितने हैं? अब कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, जल्दी करो भाई। ए वाले मेरे साथ कितने आओगे? ए वाला ठीक है, कोई उत्तर ही नहीं कर रहा। ठीक, ठीक है। तो देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। देखिए अब किन साहब आपको याद आने चाहिए। जहाँ पे किन साहब कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं, तो किन साहब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार है और फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा।
जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये है ना कि हम सरकारी स्कूल में जा कर के पढ़ाएंगे, और सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, सरकार जो भी 60 70 80 हज़ार रुपये हमको मजदूरी देगी, हम उस मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे ना। तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो आप बेरोजगार कहलाएंगे। ये बात आपको प्रिंस साहब ने अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत सेम टू सेम यही बात बोली थी। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करके और विचार में करके फिर से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए विचार करके बताइए कौन सा सही है। बताओ भाई। यहां भी गलती होगी, होगी कि नहीं होगी? गलती नहीं होना है, गलत नहीं करना है, और गलती तभी नहीं होगी जब कंसंट्रेट होंगे। तो इस प्रश्न की आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष होती है। अभी मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूं कि हमारी जो कार्य शक्ति होती है, या जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारी श्रम शक्ति होती है, जो हमारी श्रम शक्ति होती है वो 15 से 59 वर्ष होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो श्रम शक्ति है वो विश्व के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। जैसे चीन की बात करें तो चीन में बूढ़े ज़्यादा हैं और भारत में यंग ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो श्रम शक्ति मतलब 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग ये हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जोखिम भरे कार्य भी कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे, मौसमी बेरोजगारी प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में होती है जिसमें किसी एक कार्य की को आवश्यकता से अधिक लोग करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्रश्न है, देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। यहाँ तक तो आप पढ़ रहे हैं तो ये बात सही है कि मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन बात गड़बड़ होती है यहाँ पे, जिसमें एक कार्य को आवश्यकता से अधिक लोग करते हैं। तो ये तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी की बात हो रही है, अदृश्य बेरोजगारी की बात हो रही है। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी ना सर, ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि लोग इसलिए बेरोजगार होते हैं क्योंकि मौसम के कारण उन्हें अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाती है। जैसे बिहार है तो बिहार में क्या है, कोसी नदी उफान पे रहता है। कोसी नदी जब बारिश का मौसम आता है तो कोसी नदी क्या होता है, उफान पे होता है। हजारों लोग ऐसे होते हैं जो बेघर हो जाते हैं। जब बेघर हो गए तो खेती क्या करेंगे, उस मौसम में उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप मौसम के कारण बेरोजगार हो, और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आपके उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या है कि उस कार्य में लगे हुए हैं, तो आप प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा आइए कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण तकनीकी अहारता प्राप्त लोगों की वृद्धि और उनके तकनीकी कौशल में कमी है। एब्सोल्युटली 100% बात ये सही है भैया कि लोगों के पास कौशल कम है, हमारे देश के पास टेक्नोलॉजी कम है, जिससे उत्पादकता का स्तर अन्य देशों के मुकाबले कम है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना। और ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सही पहला है और तीसरा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग भी बोल रहे हैं डी सब बोल रहे हैं, जितने भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्टेटमेंट दिया गया। बताइए, आज का सेशन जरूर रिवाइज करिएगा 1-2 बार, और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना थियरी पढ़े कंप्लीट हो नहीं पाएंगी, है ना। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है, पढ़ा जाए, ठीक है।
जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जितना मेहनत आपके साथ में कर रहा हूँ, उतना मेहनत आप भी करिए। बच्चों का खेल हो जाएगा इकोनॉमिक्स, बशर्ते पढ़िए, रिवाइज करिए। ये नहीं कि सर जी एक बार पढ़ा लिए, हम पढ़ लिए, कोरम की पूर्ति हो गई, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। कंटेंट देना हमारा काम है, उसको अपने पास रखना, उसको रिवाइज करना, अपने दिमाग में रखना आपका काम है। कंटेंट तो मैं आपको इतना दूंगा कि ऐसा कंटेंट आपको इकोनॉमिक्स का कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी बड़ी मात्रा में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इजी सी बात है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़ के बता दीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं कि पिछले वर्षों में प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। एब्सोल्युटली ये बात 100% आपकी सही है, क्योंकि अब लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी एरिया में पलायित हो रहे हैं। अब आप अगर जो किसी भी गांव से हैं तो देखिए 2 4 10 लोग ऐसे हैं कि जो कोई दिल्ली गया है, कोई मुंबई गया है, कोई बेंगलोर गया है, कोई सऊदी गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई कनाडा गया है कि नहीं गया है। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी एरिया में पलायित हो रहे हैं, जिसके कारण प्रचंड बेरोजगारी में कमी आ रही है। विदाउट अ क्वेश्चन ये बात आपकी सही है। अगला, कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में चला गया। बिल्कुल ठीक है, ये भी यही तो बता रहा हूँ कि अब ग्रामीण एरिया के लोग, अब गांव के लोग क्या हो रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों की तरफ पलायित हो रहे हैं। तो जब आप शहर में जाएंगे तो उद्योग में काम करेंगे, शहर में खेत थोड़ी है, शहर में आप कृषि थोड़ी करेंगे, शहर में आप उद्योग में काम करेंगे, उद्योग में काम करेंगे या सेवा क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये कृषि का जो अतिरेक शहरों में जा रहा है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जा रहा है। एब्सोल्युटली बात ये भी ठीक है। आगे बढ़िए कि द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण हो रहा है। बात ये भी 100% ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। बात ये भी सही है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सब सही है, अर्थात 1 2 3 4 सब सही है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कौन सा नहीं है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मानव पूंजी का निर्माण क्या होता है। तो देखिए, एक माता पिता अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों अपने बच्चों को लोग अच्छी शिक्षा देते हैं, क्यों चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कौशलपूर्ण हो जाए। इसलिए ताकि आप अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे तो उसमें परफेक्शन के साथ काम करेंगे और उसमें आपकी उत्पादकता जो होगी वो अधिकतम होगी। तो मानव पूंजी के निर्माण में हम लोग क्या देखते हैं, चलिए पहले आप बताइए। शिक्षा देखा जाता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, फिर क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, फिर क्या देखा जाता है, कौशल, कि लोगों को क्या मिले, अच्छा कौशल प्रोवाइड हो ताकि लोग उत्पादकता के स्तर को बढ़ा सके। लेकिन क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोलिए ना, एयरपोर्ट का विकास। एयरपोर्ट का विकास करेंगे तो ये मानव पूंजी का विकास होगा। अब देखिए कुछ लोग सी बोल रहे हैं, अरे कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे, इसका मतलब कि आपके पास कौशल है तभी आप निरीक्षण कर रहे हैं, है कि नहीं है। एयरपोर्ट का विकास करके मानव पूंजी का निर्माण थोड़ी किया जा सकता है। मानव पूंजी का निर्माण तब तो किया जा सकता है जब लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और कौशल प्रोवाइड की जाए। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, और जो लोग भी अभी तक टेस्ट पेपर नहीं लिए हैं जरूर सभी लोग प्राप्त कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है टेस्ट पेपर। सो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होता है सन 2009 में। और इसके अंतर्गत कहा गया, कहीं पे आप देखेंगे तो 0 से 14 वर्ष देगा, लेकिन 1 2 साल का बच्चा पढ़ने थोड़ी जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के लोगों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना
भारत में एक कानून है। ये क्या है? ये एक कानून है कि जो लोग 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है उनको सरकार क्या करेगी? शिक्षा देगी। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तापस मजूमदार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तापस मजूमदार समिति, तो ध्यान रखिएगा कि तापस मजूमदार समिति जो है ये कब बनाई गई थी? तो तापस मजूमदार समिति जो है ये कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1999 में, 1999 में। और इसी तापस मजूमदार समिति ने कहा कि हमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत सरकार द्वारा लगाई गई शिक्षा उपकर पर क्या दर है? शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर। अब उपकर क्या होता है? उपकर क्या होता है? उपकर एक विशेष उद्देश्य से सरकार का आय अर्जन होता है, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए सरकार आय का अर्जन करती है, और जब सरकार आय अर्जित कर लेती है तो इस पैसा को उस विशेष उद्देश्य पर खर्च कर देती है। जैसे हम कहें कि भारत में शिक्षा को, भारत में मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें, तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि हमारी जो सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था में बेहतर करना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो केवल और केवल आपसे इसलिए कर ले कि हम ये पैसा जो ले रहे हैं वो शिक्षा पे व्यय करेंगे, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? शिक्षा पे उपकर बोलेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी डी बोल रहे हैं ना सर, डी बोलिए, 2% सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा लगाई गई शिक्षा उपकर की दर क्या है? तो वो है 2%, अर्थात इससे जो आय अर्जित होगा वो सरकार जो आय अर्जित करेगी वो कहाँ पे करेगी? शिक्षा पे करेगी। अगला, कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके सही कथन का चुनाव करिए। और कथन और कारण और विचार करने वाले प्रश्नों का वेटेज आपके पेपर में बढ़ने वाला है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बोल रहे हैं कि भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ज्यादा नुकीला है। क्या ये बात सही है? आगे पढ़िए, कि यह दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत अधिक लोग पहुंच पाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये बात 100% ठीक है भैया। जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि भैया हमें 14 से जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? 3 कंडीशन देखते हैं। एक देखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो 0 से 14 वर्ष के बीच में आते हैं, ये बच्चे होते हैं, ये सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है पिरामिड का, उसमें क्या होता है कि 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के लोग होते हैं और यही सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और तीसरे में क्या होते हैं कि जो 60 वर्ष या उससे ऊपर के होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत नुकीला है, एब्सोल्युटली ये बात 100% ठीक है। और यह दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा तक बहुत अधिक लोग पहुंच पाते हैं। नहीं भैया, ये नहीं दर्शाता है, ये दर्शाता है कि कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी केवल और केवल ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। आज के सेशन में थोड़ा सा कम ही प्रश्न है, बट कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएँ, समझ पाएँ और सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी यूनिट बनते हैं सभी यूनिट मेरे द्वारा आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में
पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस कराई जा रही है। मतलब वो सब कुछ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर नीचे नंबर आ रहा है या ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा, बिहार में बीपीएससी 4.0, 5.0, बिहार में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए अर्थात उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे आपको, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के साथ साथ मध्य प्रदेश में सेट के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिल जाएगा, यूजीसी नेट झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बैच मिल जाएगा, एनबीएस, केबीएस, DSSB और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या देखिए अगर आपने अभी तो इसमें फिलहाल 30 टेस्ट ही बना है, 50 टेस्ट इसमें लगभग मिलेगा आपको। लाइव स्टडी इलाहाबाद की तरफ से 50 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, आप उसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये है। तो आपको अगर जो टेस्ट पेपर प्राप्त करना है तो आप चाहेंगे तो इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो आप सिंपली टेस्ट पेपर के लिए अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये टेस्ट पेपर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग कल एक नया उत्साह